दीपक आर्ट्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का हिस्ट्री। आज मैंने क्लास 10th के हिस्ट्री का एक्सरसाइज 4 चैप्टर 4 नंबर रखा है, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। ये हिस्ट्री के बुक का चौथा नंबर चैप्टर है, भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद। अब ये राष्ट्रवाद का मीनिंग क्या होता है, हम लोग इसके ऊपर पहले डिस्कस करते हैं। राष्ट्रवाद का क्या अर्थ होता है? तो राष्ट्रवाद का अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय, यानी कि अपने देश के प्रति सोचना ही राष्ट्रवाद है। यदि आप अपने देश के प्रति सोच रहे हैं तो इसी को राष्ट्रवाद कहते हैं, राष्ट्रीय चेतना का उदय। अब इसको हम ये भी बोल सकते हैं राष्ट्र के विषय में सोचना। आखिरकार भारतीयों ने अपने देश के प्रति सोचना कब से शुरू की? अब सोचने वाली बात है कि अगर हम लोग देखें तो भारत में बहुत लंबे दशकों तक, सदियों तक देखे विदेशी लोगों का आगमन होते रहा। तुर्कों का आगमन हुआ, अफगानों का आगमन हुआ, क्या बोलते हैं जो ब्रिटेन के लोगों का आगमन हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ, इतने सारे लोग भारत में आए। लेकिन कब भारतीयों को ये लगा कि ये भारत जो है हमारा और हमारा रहना चाहिए? तो ये जब आप लोग देखेंगे या सोचेंगे तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी का जब शासन आया उसी समय भारत के लोगों में राष्ट्रवादी चेतना का उदय हुआ। भारतीय लोग क्षेत्र विशेष को छोड़ करके संपूर्ण राष्ट्र के विषय में सोचना शुरू किए। तो इसमें हम लोग एक टॉपिक रखे हैं, राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण है। तो राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण है, आप बुक में भी देखिएगा, राष्ट्रवाद के उदय के कारण एक टॉपिक मिलेगा। तो राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण रहे, किस कारण भारत के लोगों में राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ? तो इसमें सबसे पहला आता है 1858 ईस्वी महारानी विक्टोरिया। 1858 ईस्वी महारानी विक्टोरिया, ये वर्ड जैसे आया 1858 ईस्वी महारानी विक्टोरिया, आप लोग को याद आ गया होगा क्लास 8 में आप लोग पढ़े होंगे 1857 की क्रांति, 1857 ईस्वी की क्रांति, ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस इंडिया। यानी एक साइड देसी रियासत या राजा सारे लोग थे और एक साइड जो ईस्ट इंडिया कंपनी था। दोनों में युद्ध हुआ था 1857 का, जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई का नाम आपने सुना होगा, तात्या तोपे का नाम आपने सुना होगा, बेगम हजरत महल का नाम आपने सुना होगा, बहादुर शाह जफर का नाम आपने सुना होगा। उन लोगों ने मिलकर के 1857 का युद्ध लड़ा कंपनी के खिलाफ। लेकिन दुर्भाग्यवश ये युद्ध हम लोग हार गए थे, हम लोग सब जानते हैं। तो इसके एक साल के बाद 1858 में महारानी विक्टोरिया ने जितने भी देसी रियासत थे सभी देसी राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। यानी कि अब देसी रियासत कंपनी के अधीन काम नहीं करेगा, कंपनी के अधीन नहीं रहेगा, अब सीधे वो किसके अधीन आ गया? ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गया, इंग्लैंड के अधीन आ गया। तो यहाँ पर पहली बार देसी रियासतों को एक होने का मौका मिला। यानी पहली बार रानी विक्टोरिया ने सभी रियासतों को एक कर दिया और मतलब बोल सकते सभी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर दिया। यानी अब जो भी रूल रेगुलेशन बनेगा वो डायरेक्ट किससे बनेगा? इंग्लैंड से बन करके आएगा, उनके ऊपर लागू किया जाएगा। तो यहाँ पर पहली बार क्या देखने के लिए मिला कि भारतीय लोगों में, या हम लोग बोलते हैं भारतीय राज्यों में जो क्षेत्र थे, या हम लोग बोल सकते हैं भारतीय रियासत जो थे, उसको एक होने का फर्स्ट टाइम मौका मिला। दूसरा अगर हम लोग देखें 1878 में वारसा लॉर्ड लिटन के द्वारा एक आर्म्स एक्ट आया। ये आर्म्स एक्ट के तहत देखिए क्या हुआ, 1878 में लॉर्ड लिटन ने आर्म्स एक्ट लाया। इस आर्म्स एक्ट के तहत अब कोई भी भारतीय व्यक्ति बिना लाइसेंस के बंदूक नहीं रख सकता था, ना ही अस्त्र रख सकता था, ना ही शस्त्र रख सकता था, और ना ही शस्त्रों को बेच सकता था। तो एक तरह से पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई थी। ना ही तलवार रख सकते हैं, ना ही भाला रख सकते हैं, ना ही किसी भी तरह का अस्त्र शस्त्र रख सकते हैं, और ना ही उसको बेच सकते हैं। जिससे भारतीयों के मन में ब्रिटेन सरकार के खिलाफ थोड़ा सा द्वेष पैदा हुआ, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे ऐसे लोग थे, राजा थे, रजवाड़े थे, जिसके अधीन बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। अब उतना बड़ा राजा जाकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट से लाइसेंस ले, तो ये एक तरह से दुर्भाग्यपूर्ण बात हम लोग समझ सकते हैं। अब देखिए तीसरा अगर हम लोग देखें 1899 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट आया। 1899 में लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट लाया। इस एक्ट के तहत समझिए क्या हुआ। 1899 लॉर्ड कर्जन कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत कलकत्ता में जो नगर पालिका था, इस नगर पालिका में दो तरह के सदस्य होते थे। एक सदस्य होते थे जो निर्वाचित होकर के आते थे, एक सदस्य होते थे जो मनोनीत होकर के आते थे। तो अब क्या हुआ कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट लाया गया, इस एक्ट के तहत निर्वाचित
जो प्रतिनिधि होते थे उसकी संख्या घटा दी गई और मनोनीत जो प्रतिनिधि होते थे उसकी संख्या बढ़ा दी गई। अब देखिए, निर्वाचित सीधा सा बात है, जो प्रतिनिधि होगा वो भारतीय होगा, अब मनोनीत जो प्रतिनिधि होगा वो अंग्रेज होगा। तो यहाँ पर अब क्या किया गया, अंग्रेजों की संख्या बढ़ा दी गई, भारतीयों की संख्या घटाने का प्लान ला दिया गया। तो इस तरह से कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट से भी लोगों के मन में द्वेष पहुंचा, यानी भारतीय के मन में ऐसा होने लगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उसके साथ नाइंसाफी कर रही है। आगे देखिए, 1882 में आ गया सूती वस्त्रों पर आयात कर समाप्त, यानी कि भारत में जो सूती वस्त्र आते थे विदेश से उसके ऊपर कोई आयात कर नहीं लगा। भैया सीधा सा बात है, जब आयात कर लगेगा ही नहीं तो वो जो सूती वस्त्र बहुत सस्ते दामों में भारत में बिकेगा। अब भारत में जो निर्मित वस्तु है उसका दाम ज्यादा होगा, तो लोग कौन से वस्त्र को पहनना पसंद करेंगे या खरीदना पसंद करेंगे, जो सस्ता है। तो सस्ता कौन हो जाएगा, ब्रिटेन से जो आया हुआ माल है वो सस्ता हो जाएगा, लोग उसके सामान को खरीदेंगे और भारतीय वस्तुओं को त्याग करेंगे या उसको छोड़ना शुरू करेंगे। ऐसे में भारतीयों की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी और यही हुआ, भारत के लोगों की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। तो इससे जो व्यापारी वर्ग थे वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन गवर्नमेंट के अगेंस्ट धीरे धीरे होना शुरू हो गए। अब आगे चलते 1885, ये इंपॉर्टेंट है। 1885 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कर दिया गया, यानी कि कांग्रेस पार्टी का गठन 1885 में कर दिया गया। अब भारत को एक भारतीय लोगों को एक मंच मिल गया, जिस मंच के साथ वो जुड़ करके अपने लिए कोई मांग, किसी भी तरह की मांग को ब्रिटेन गवर्नमेंट के सामने प्रस्तुत कर सकते। तो ये 1885 जो एओ ह्यूम द्वारा अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पार्टी के, या हम लोग बोल अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के तत्वाधान में ही हमने स्वतंत्रता संग्राम लड़ा। जितने भी राजनीतिक दल, जितने भी आपने नेताओं का नाम सुना होगा, सब लगभग इसी पार्टी से आपको निकलते हुए दिखाई देंगे, और कुछ पार्टियों का निर्माण हुआ जो हम लोग आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। अब आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध। अब ये भी जो है भारत से जुड़ा हुआ है। अब देखिए कैसे, 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध दो गुटों के बीच हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध दो गुटों के बीच हुआ था। एक गुट का नाम था मित्र राष्ट्र, एक गुट का नाम था केंद्रीय शक्ति। हम लोग सब जानते हैं कि मित्र राष्ट्र के तहत जो है ब्रिटेन था, अमेरिका था, फ्रांस था, ये सब जो है मित्र राष्ट्र की तरफ था, और एक साइड था केंद्र शक्ति जिसमें जर्मनी था, तुर्की था, इटली था, ये सब केंद्रीय शक्ति की तरफ था। अब चूंकि भाई हम लोग तो उपनिवेश थे, हम लोग तो स्वतंत्र देश नहीं थे 1914 में, हम लोग खुद उपनिवेश थे ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन जिस साइड रहेगा भाई हम लोग तो उसी साइड जाना होगा, क्योंकि हम तो खुद उसी के गुलाम है। जब हम गुलाम है तो मेरे मालिक जिस साइड रहेंगे हम उस साइड जाएंगे। तो मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड था, तो ऑटोमेटिक सी बात है भारत किसके फेवर में है, इंग्लैंड, मित्र राष्ट्र के इंग्लैंड के फेवर में। अब देखिए, इसी समय मित्र राष्ट्र ने प्रथम विश्व युद्ध के समय क्या बोला था कि सभी राष्ट्रों के लिए जनतंत्र तथा आत्मनिर्णय युग का वादा किया था कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद सभी राष्ट्र स्वतंत्र होंगे और सबको अपना आत्मनिर्णय, स्वतंत्र तो नहीं बोल सकते, सभी राज्य में जो है डेमोक्रेसी की स्थापना होगी, और साथ साथ जितने भी राज्य जो उपनिवेश है उसको आत्मनिर्णय लेने का वादा किया गया था कि आप आत्मनिर्णय ले सकते हैं अपने कंट्री के बारे में। अब क्या हुआ, आत्मनिर्णय लेने का वादा कर दिया लेकिन वादा से मुकर गया। आगे हम लोग यही देखेंगे। ये वादा किया था तो जितने भी उपनिवेश वाले देश थे छोटे मोटे सब फेवर करने लगे थे मित्र राष्ट्र को। अब इसी समय भारत में आगमन हुआ महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का भारत में इसी समय 1915 में आगमन हुआ। जनवरी का महीना था और ये दक्षिण अफ्रीका से भारत पहुंचे थे। 1950 में महात्मा गांधी भारत पहुंचे। जब ये भारत पहुंचे तो भारत में इसके विषय में, यानी महात्मा गांधी जी के विषय में अखबारों में छपना शुरू हो चुका था, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में जो इन्होंने सत्याग्रह किया था इससे पूरे भारत में लोग इन्हें जान चुके थे कि महात्मा गांधी नाम का एक व्यक्ति है जिसने दक्षिण अफ्रीका में, ब्रिटेन में, खास करके दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह किया है एक भारतीय व्यक्ति ने। तो इसलिए इसको लोग जानना शुरू कर चुके थे, भारत के लोग इसको जान रहे थे, लेकिन अब तक इसे बहुत अच्छी तरह से भारतीयों ने नहीं देखा था। इसी बीच 1916 ईस्वी में बीएचयू का उद्घाटन हो रहा था। बीएचयू के उद्घाटन में बहुत सारे कांग्रेस के बड़े लीडर आए हुए थे। इसी बीच इसी उद्घाटन में महात्मा गांधी को भी बुलाया गया था कि आप भी आइए। बीएचयू के उद्घाटन में महात्मा गांधी भी गए थे। यहीं पर इनकी मुलाकात राजकुमार शुक्ल नाम के एक बिहार के किसान से हुई थी, और राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को बिहार आने का न्योता दिया कि बिहार में कुछ समस्याएं हैं, नील की समस्या, आप आकर के इस समस्या का समाधान करिए। तो राजकुमार शुक्ल जी के कहने पर महात्मा गांधी ने 1917 में बिहार के
चंपारण में या बिहार का चंपारण का दौरा किया और चंपारण में जो नील की कृषि चल रही थी, तिनकटिया प्रणाली, उसको समाप्त करवाया। यानी नील की कृषि एक तरह से ऐसी कृषि होती थी जिसमें जो है खेत की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती थी और साथ साथ किसानों को कुछ फायदा भी नहीं होता था, खाद्यान्न पदार्थ का उत्पादन भी नहीं होता था, खा भी नहीं सकते थे और नील की कृषि करा करके अंग्रेज अधिकारी सारे नील को ब्रिटेन भेज दिया करते थे। इस तरह से भारतीय किसानों को कुछ फायदा नहीं होता था, खाद्यान्न पदार्थ का उत्पादन नहीं होता था, खाद्यान्न पदार्थ का मूल्य बढ़ जाता था, किसान का पहुंच से दूर हो जाता था, खाद्यान्न पदार्थ जैसे दाल चावल ये सब उसके पहुंच से दूर हो जाता था और नील की कृषि बेचारा जबरन करते थे। इनके जितने भी सामान होते थे कृषि करने के लिए उसके ऊपर भी अंग्रेज अधिकारी अपना अधिकार जमा करके रखते थे। ऐसे में बेचारा करते तो क्या करते, तो ऐसे लिए महात्मा गांधी आए और नील की कृषि की समस्या का समाधान कराया। 1918 में 2 जगह पर और महात्मा गांधी ने आंदोलन किया गुजरात में ही, एक खेरा आंदोलन और एक अहमदाबाद आंदोलन। खेरा में और अहमदाबाद में मिल मजदूरों के लिए और मजदूरों के लिए जो इन दोनों जगह पर क्या किया गया था, आंदोलन किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी इन दोनों जगह पर आंदोलन किए और आंदोलन सक्सेस हुआ। अब 1918 आते आते महात्मा गांधी का चेहरा पूरा देश जान चुका था कि महात्मा गांधी कोई व्यक्ति है, उसको पूरा भारत जान चुका था। 1918 आते आते 1918 में ही क्या हुआ, विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई। विश्व युद्ध समाप्त हो गया और चूंकि मित्र राष्ट्रों ने कहा था कि जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त होगा सभी को यहाँ पर यानी जो भी उपनिवेश देश है वहाँ जनतंत्र की स्थापना होगी, आत्मनिर्णय युग का वादा किया था, लेकिन उसने वादा खिलाफी कर दिया। और जब वादा खिलाफी किया देश के अंदर जो लोग थे उसके मन में द्वेष पैदा हो गया कि ये क्या हो रहा है, हम लोग को बोला गया था कि जनतंत्र की स्थापना होगी लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। इसलिए आतंकी गतिविधियां बढ़ने लगी, भारतीयों के मन में असंतोष हुआ और जो गर्म दल के लोग थे, हम लोग बोल सकते हैं कि छोटे मोटे चिटपुट घटनाएं होनी शुरू हो गई। और इन्हीं असंतोष को दबाने के लिए, चिटपुट घटनाओं को दबाने के लिए सिडनी रॉलेक्ट की अध्यक्षता में 21 मार्च 1919 ईस्वी में रॉलेक्ट एक्ट पास हुआ। एक एक्ट पास हुआ 21 तारीख था, मार्च का महीना 1919 ईस्वी में। किस लिए हुआ था, तो इस असंतोष को दबाने के लिए एक एक्ट पास हुआ जिसको रॉलेक्ट एक्ट कहा गया। इस एक्ट के तहत किसी भी भारतीयों को बिना किसी गवाह के, बिना किसी सबूत के उठा करके जेल में बंद कर दिया जाता था। तो रॉलेक्ट एक्ट पास कर दिया गया सिडनी रॉलेक्ट की अध्यक्षता में। अब रॉलेक्ट एक्ट के अगेंस्ट में, कि रॉलेक्ट एक्ट जो पास हुआ है इसके अगेंस्ट में पूरे देश में हड़ताल होना शुरू हुआ। 6 तारीख था अप्रैल का महीना 1919, 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल किया गया, यानी संपूर्ण भारत में हड़ताल हुआ। पूरा भारत में हड़ताल किया गया, बंदी किया गया। और इस हड़ताल का प्रभाव सबसे ज्यादा जो देखने के लिए मिला वो पंजाब एवं हरियाणा में देखने के लिए मिला। अब चूंकि पंजाब, हरियाणा, कलकत्ता में ये बहुत तीव्र गति से ये हड़ताल का प्रभाव देखने के लिए मिला। अब चूंकि ये हड़ताल हुआ था तो हड़ताल में 2 लीडर बहुत आगे थे। एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल, एक का नाम था सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सत्यपाल और एक का नाम था सैफुद्दीन किचलू, ये दोनों पंजाब के बड़े लीडर थे। इन दोनों लीडर को 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को अंग्रेज अधिकारी ने पकड़ करके जेल में डाल दिया। अब चूंकि सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल पंजाब के बड़े लीडर थे और इन दोनों को उठा करके जेल में डाल दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, इसलिए पूरे पंजाब में इसके विरोध आंदोलन या इसके विरोध में लोग इकट्ठा होने शुरू हुए, जिस कारण इसके विरोध में 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाया गया। इसी चीज के विरोध में कि डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को जबरन पुलिस उठा करके ले गई है रॉलेक्ट एक्ट के तहत। अब सब लोग मिल करके जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाया और सभा में बैठक कर रहे थे। इसी बैठक में बिना किसी आदेश के, बिना किसी भी तरह का, बिना किसी बात को बोले जनरल डायर ने शांतिपूर्ण चल रहे सभा पर गोलियां चलवा दी और इस गोली कांड में लगभग 1000 से भी ज्यादा लोगों की हत्या हो गई, 1000 से भी ज्यादा लोग मर गए। ये पूरे कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, जो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ। और ये जलियांवाला बाग में जो सभा बुलाई गई थी वो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के संबंध में और रॉलेक्ट एक्ट के विरोध में सभा बुलाई गई थी, जिसमें जनरल डायर द्वारा जबरन गोलियां चलवाई गई। इसी घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं खिलाफत आंदोलन की तरफ। खिलाफत आंदोलन क्या था, देखिए प्रथम विश्व युद्ध हुआ, हम लोग सब देखे, एक केंद्र शक्ति था एक साइड और एक साइड मित्र राष्ट्र था। तो हम लोग जानते हैं मित्र राष्ट्र प्रथम विश्व युद्ध में विजय हुआ, यानी ब्रिटेन विजय हुआ, ब्रिटेन जीत गया था, इंग्लैंड जीता।
और उस साइड जो तुर्की नाम का एक कंट्री था, प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की पराजय हुई। तुर्की चूंकि ऑटोमन केंद्र शक्ति के साथ था तो तुर्की की हार हो गई, पराजय हो गई। तो तुर्की के अंतर्गत यहाँ बोल सकते तुर्की ऑटोमन साम्राज्य का मतलब केंद्र बिंदु हुआ करता था। ऑटोमन साम्राज्य एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, इसमें एक कंट्री तुर्की भी था। और यही तुर्की का जो सुल्तान यानी तुर्की का जो शासक हुआ करता था वो संपूर्ण इस्लाम जगत का, पूरे विश्व के इस्लाम जगत का खलीफा हुआ करता था, मतलब मालिक हुआ करता था, एक तरह से बोल सकते हैं जिसका आदेश सभी को मानना पड़ता था। पूरे इस्लाम जगत का खलीफा हुआ करता था कौन? तुर्की का सुल्तान। अब चूंकि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की पराजय हार हो गई तो ऑटोमन साम्राज्य जो था इसका विघटन हो गया। ऑटोमन साम्राज्य टूट करके कई देशों में बट गया। अब चूंकि ऑटोमन साम्राज्य टूट गया तो इसलिए क्या हुआ कि तुर्की का जो सुल्तान था उसका सत्ता का प्रयोग यानी ऑटोमन साम्राज्य के अन्य देशों पर या अन्य क्षेत्रों पर तुर्की के सुल्तान को अब सत्ता का प्रयोग करने से वंचित कर दिया गया, क्योंकि ये लोग हार गए थे। साथ साथ खलीफा पद भी छीन लिया गया, यानी खलीफा पद की समाप्ति कर दी गई, जिसके कारण 1920 में भारतीय मुसलमानों के, हम लोग बोल सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही भारतीय मुसलमानों के मन में तुर्की के प्रति, हम लोग बोल सकते हैं खलीफा पद को समाप्त करने के कारण ब्रिटेन के प्रति द्वेष पैदा हुआ कि ब्रिटेन के द्वारा ये गलत नीति अपनाई गई, जिस कारण सन 1920 ईस्वी में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के समर्थन में एक आंदोलन छेड़ दिया भारत में, जिसका नाम खिलाफत आंदोलन रखा गया। ये खिलाफत आंदोलन, और ये खिलाफत आंदोलन को मतलब बोल सकते हैं कि अध्यक्ष, ये जो भारत में खिलाफत मंच बना उसके अध्यक्ष महात्मा गांधी चुने गए, और महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही खिलाफत पद को लेकर के खिलाफत आंदोलन भारत में शुरू हुआ। आगे चल करके मुस्तफ़ा कमाल पाशा एक शासक आते हैं और ये खिलाफत के मुद्दा को समाप्त कर देते हैं अपना तुर्की में। ये खिलाफत आंदोलन यही है कि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के पराजय के बाद खिलाफत पद या खलीफा पद जो है वो समाप्त कर दिया गया, जिससे भारतीय मुसलमानों के मन में या विश्व भर के मुसलमानों के मन में द्वेष हुआ ब्रिटेन के प्रति, और इसलिए भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 ईस्वी में तुर्की के समर्थन में एक आंदोलन छेड़ा गया जिसे खिलाफत आंदोलन कहते हैं। अब आते हैं हम लोग असहयोग आंदोलन। जस्ट खिलाफत आंदोलन के बाद या हम लोग बोल सकते हैं साथ साथ ही एक आंदोलन चला जिसको हम लोग बोल सकते हैं असहयोग आंदोलन। ये चला था, शुरुआत तो हुआ 1920 में, आरंभ हो चुका था। ये जो कार्य हुआ वो 1921 में हुआ था, और ये जो शुरू हुआ था 1920 से 22 तक ये पूरा चला था। ये पूरा कालखंड 1920 से 22 तक चला। इसका मुख्य कारण 3 था। ये जो असहयोग, असहयोग का मतलब होता है किसी भी तरह से सहयोग ना करना। ठीक, किसको सहयोग ना करना? ब्रिटेन को सहयोग ना करना। तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था 3। 1 नंबर खिलाफत का मुद्दा, यही ऊपर वाला टॉपिक खिलाफत के मुद्दे को लेकर के। दूसरा पंजाब में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड, और तीसरा स्वराज की प्राप्ति यानी इंडिपेंडेंट, स्वतंत्रता के लिए। ये 3 कारणों से महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया। इस असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए 2 तरह का वर्क दिया गया था। एक जो वर्क था वो था विध्वंसात्मक कार्य, और एक था रचनात्मक कार्य, यानी एक तोड़ने वाला कार्य और एक बनाने वाला कार्य। ये 2 तरह का कार्य दिया गया भारतीयों को। तोड़ने वाले कार्य में क्या रखा गया काम कि जितने भी भारतीय लोग हैं जो गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं, वो सभी अपने पदों का बहिष्कार कर दे। जितना भी ब्रिटिश यानी ब्रिटेन का जितना भी सारा चीज है उसका त्याग करे। जितना भी लोग वैसे है जो पद लेकर के बैठे हैं, किसी भी तरह का उपाधि लेकर के बैठे हैं, तो वो सब उपाधियों का त्याग करे, अंग्रेजी वस्तुओं का त्याग करे। ये हो गया इसमें तोड़ने का कार्य में। और रचनात्मक कार्य में क्या काम दिया गया कि देसी स्कूल खोले जाए, कॉलेज खोले जाए, देसी वस्तुओं का प्रयोग किया जाए ज्यादा से ज्यादा। इसी के तहत क्या हुआ कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू 2 भारत के बहुत बड़े वकील हुआ करते थे। इन दोनों ने अपनी वकालत छोड़ दी, क्योंकि खिलाफ असहयोग आंदोलन में यही कार्य करने के लिए कहा गया था। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने दोनों ने अपनी वकालत छोड़ दी। भारत के लगभग सभी घरों से विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। जितना भी विदेशी कपड़ा था उसको निकाल करके जलाया गया। दूसरा रचनात्मक कार्य में देखो क्या दिया गया था। हम बोले थे देसी स्कूलों और कॉलेज और वस्तुओं का उपयोग करना। इसके तहत देखिए क्या किया गया, काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, देसी विद्यालयों की स्थापना की गई, ताकि लोग जो है गवर्नमेंट कॉलेज से निकल करके जो भारतीय कॉलेज है वहां जाकर के पढ़ सके, और देसी वस्तु खास करके हम लोग बोल सकते खादी के वस्तुओं का प्रयोग का प्रचलन शुरू हुआ। ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना लोगों ने शुरू कर दिया। इस तरीके से आर्थिक रूप से हम लोगों ने या भारतीयों ने क्या हम लोग बोल सकते हैं ब्रिटेन को कमजोर करने का प्रयास किया। अब आता आगे
ये जो खिलाफ असहयोग आंदोलन चला, इस आंदोलन को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गैर कानूनी माना और लगभग 30,000 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। अब जब 30,000 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया, अब इसके बाद क्या हुआ कि 5 फरवरी 1922 के दिन 5 फरवरी 1922 के दिन यूपी के गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक स्थान है चौड़ी चौड़ा, यहाँ पर पुलिस फायरिंग के विरोध में भीड़ ने एक भीड़ पर पुलिस द्वारा फायरिंग किया गया, जिसके विरोध में भीड़ ने थाने में आग लगा दी और 22 लोग लगभग जो है थाने में जल करके मर गए। अब चूंकि ये आंदोलन जो था हिंसात्मक नहीं था, रचनात्मक बोल सकते कार्य चल रहा था, हिंसात्मक बिल्कुल भी नहीं था, बनाने का कार्य चल रहा था और शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था और कुछ लोगों ने यहाँ पे हिंसात्मक रुख अपना लिया। इसलिए महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी द्वारा आंदोलन को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया और महात्मा गांधी द्वारा बोला गया कि लोग अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए तैयार नहीं है, तो हम इस आंदोलन को क्या करते हैं, यहाँ पर समाप्त करते हैं।